नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन में मैं आप लोगों को वृत्त पढ़ा रहा था। वृत्त की 2 क्लासेस जो कि कंसेप्ट बेस्ड थी वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं और हम लोगों ने बात की थी कि अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास से हम लोग प्रश्नाभ्यास शुरू करते हैं। ये इस क्लास में और अगली क्लास में, इन दोनों क्लास में हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज की क्लास में हम लोग सर्किल या वृत्त कह दीजिए, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना, सारे ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो ये सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में दोबारा जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल x, उसकी परिधि y एवं व्यास z है, तो x बटा y z किसके बराबर होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसने कहा यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल x है, परिधि y है और व्यास z है, तो x बटा y z किसके बराबर होगा। तो बेटा हम लोग इन सबको r के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसने बोला क्षेत्रफल x है, तो यहां से मैं बोल रहा क्षेत्रफल जो है वो पाई r स्क्वायर है। इसने बोला परिधि y है, तो यहां से मैं बोल रहा y जो है वो 2 पाई r है। और इसने बोला व्यास z है, तो यहां से मैं बोल रहा z जो है वो 2r है। सबको मैंने r के फॉर्म में लिख लिया, परिधि को, व्यास को और क्षेत्रफल को, सबको r के फॉर्म में लिख लिया। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है x बटा y z बताइए। अब तो कितना सरल प्रश्न है ये, देखिए। क्या x का मान पाई r स्क्वायर है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है। और फिर मुझे बताइए y का मान 2 पाई r और z का मान 2r है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाई से पाई खत्म हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये आ गया 1/4। तो x बटा वाई जेड हमेशा ही किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। अगर आप ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, नीचे परिधि और व्यास दोनों लिख रहे हैं, तो 1/4 के बराबर होगा। तो बहुत सरल प्रश्न है पहला, सरल किंतु अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की बातचीत करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस लिखिएगा, उत्तर की जगह छोड़िएगा, इन उत्तर को खुद करना। और यदि आपसे ये नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप जांच करिएगा कि मैंने क्या समझाया है। ये प्रश्नाभ्यास करने के लिए आप पहले पिछले दोनों वीडियो जिसमें मैंने वृत्त के कंसेप्ट बताए हैं उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न करेंगे। बोलो, तैयार हैं आप लोग? देखिए, ये कह रहा है किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप से बना है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कह दिया है कि पिछले दोनों वीडियो देखेंगे तो वहां से आप सूत्रों को जानेंगे, प्रश्न की पहचान होगी, तब आप ये कर पाएंगे। तो आज की क्लास जो है वो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है। तो अगर आपको कंसेप्ट जानना है तो पहले पिछले दोनों वीडियोस देखें।
इसने कहा किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए शुरू करते हैं हम। इस वृत्त की त्रिज्या तो बताइए 5 सेंटीमीटर, और वो जो वृत्त खंड बना हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप से बना हुआ है। तो बेटा ये देखिएगा थोड़ा, इसकी त्रिज्या तो बताइए है 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। और ये जो चाप की लंबाई है, ये इस चाप से बना हुआ वृत्तखंड है 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये तो एक सेक्टर बन गया। ये क्या कहना चाह रहा है, एक वृत्त का टुकड़ा है, वृत्त का एक टुकड़ा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या तो 5 है और जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप से बना हुआ है। तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं? यही तो वो वृत्त का टुकड़ा है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के दो सूत्र मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक तो मैंने बोला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन बेटा ऐसा करने के लिए आपके पास थीटा नहीं है, दोनों के बीच का कोण नहीं है। तो मैंने एक और सूत्र बताया 1/2 LR से भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपके पास L भी है, चाप की लंबाई R भी है, तो इससे आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे 1/2 गुणा L बोलेंगे तो 3.5 गुणा R बोलेंगे तो 5। तो बेटा इससे ये कट गया 2.5 और इन्हें गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्या समझ गए हैं मेरी बात? तो आप एक बार वापस इन प्रश्नों को देखिएगा अगर ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। 2 प्रश्न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न शुरू करेंगे। ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अब आप बताइए अर्धव्यास किसको बोलते हैं? त्रिज्या को ही तो बोलते हैं। तो 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का, उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है, उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। अब बेटा एक बार इस क्वेश्चन को आराम से समझो। उसने बोला है कि एक वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो परिधि का कितना प्रतिशत है। तो आप प्रतिशत कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे क्षेत्रफल जो है वो परिधि का, परिधि का जिसके पास का के लिखा होता है ना उसको नीचे लिखते हैं। तो इसने बोला क्षेत्रफल जो है वो परिधि का कितना प्रतिशत है, तो इतना प्रतिशत ही तो होगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, क्षेत्रफल को मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू 100, ऐसा ही तो होगा। तो यहां से आप बोलेंगे पाई से पाई खत्म हो गया, आर से एक आर खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और एक आर का वैल्यू में अगर ये 2 से इसको काट दिया 50, तो ये हो गया 50R%। तो बेटा आर की कितनी वैल्यू है आपके पास? 5 सेंटीमीटर है, वो यहां रख दीजिए। तो आप बोलेंगे 50 गुणा 5 या फिर 250%। एक बार वापस देख लीजिए मैंने क्या बोला, क्योंकि हमारे पास प्रश्न है कि क्षेत्रफल परिधि का कितना प्रतिशत है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बटा परिधि गुणा 100। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि 2 पाई आर होता है और गुणा 100। तो एक आर से एक आर खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से इसको काटा तो 50R% हो गया। आर का वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 50 गुणा 5 मतलब 250% हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर है। ये कह रहा है एक वृत्त ऐसा है जिसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो उस वृत्त का
व्यास क्या होगा। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो बेटा इसने क्या बोला, एक वृत्त की परिधि और उसी का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये कहना चाह रहा है कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो अगर आप इसको गणित में लिखना चाहोगे तो क्या ऐसे नहीं लिखोगे कि 2 पाई आर जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा यहां से आपको पता लगेगा, एक आर से एक आर खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, तो यहां से मुझे पता लगा आर जो है वो 2 यूनिट के बराबर हो गया। मतलब त्रिज्या जो है ना वो 2 यूनिट के बराबर हो गई। पर ये त्रिज्या नहीं पूछ रहा, ये तो पूछ रहा है व्यास। तो जब त्रिज्या 2 यूनिट के बराबर हो गई तो व्यास कितना हो गया बेटा, 4 यूनिट के बराबर व्यास हो गया। ठीक है, आराम से देखो, इसने बोला वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, मैंने लिख लिया परिधि बराबर क्षेत्रफल, और हमने इसे लिखा 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। जब आप इसे सरल करोगे तो आर बराबर 2 यूनिट आ गया, और जब त्रिज्या बराबर 2 यूनिट आ गई तो व्यास कितना होगा बताइए, 4 यूनिट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। 5वां प्रश्न है, ये कह रहा है 2 सकेंद्री वृत्त है, 2 सकेंद्री वृत्त है जिनकी परिधियां क्रमशः 88 मीटर एवं 132 मीटर हैं। उनके वलय का क्षेत्रफल, अच्छा प्रश्न है, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा मैंने इससे पिछला जो वीडियो बनाया क्षेत्रफल आयतन का, उसमें मैंने आपको वलय के बारे में समझा दिया था। फिर भी मैं बिल्कुल आराम से यहां आपसे बात करूंगा, ध्यान से सुनो। इसने बोला 2 सकेंद्री वृत्त हैं, तो 2 सकेंद्री वृत्त होने का मतलब ये हो गया, 2 वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र एक ही है, जिनकी परिधियां क्रमशः 88 मीटर। तो बेटा इसकी परिधि तो 88 मीटर है और इसकी परिधि 132 मीटर है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने वहां जब आपको वलय बताया तो ये कह रखा है कि ये तो स्मॉल आर मान लिया करो और ये कैपिटल आर मान लिया करो। तो यहां से अब आप क्या बात करेंगे बेटा जी, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, मतलब ये बताना है, ये जो हिस्सा है ना यहाँ, इसका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो वलय का सूत्र मैंने आप लोगों को दे रखा है, चलिए उसके बारे में बात कर लेंगे। पर एक बार जो दे रखा है इसने 132 मीटर और 88 मीटर, इसके बारे में मैं जान लेता हूं। तो आप बताइए, बड़े वाले वृत्त की परिधि 132 मीटर है, तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए कि 2 पाई आर बराबर 132 है? बिल्कुल लिखना चाहिए। और छोटे वाले वृत्त की परिधि 88 है, तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए कि 2 पाई आर बराबर 88 है? परिधि का सूत्र 2 पाई आर ही तो होता है। बड़े वृत्त के लिए मैं आर बड़ा लिख रहा हूं, छोटे वृत्त के लिए आर छोटा लिख रहा हूं। तो क्या यहां से मुझे ये पता लगेगा कि आर बराबर 132 बटा 2 पाई, 2 पाई मतलब 2 गुणा बाई, 2 पाई बटा में आएगा ना, तो 2 तो ये हो गया, पाई को मैं लिखूंगा 22 बटा 7, तो ये 7 कहां चला जाना है, ऊपर चला जाना है। इसको और हल कर लेते हैं, 44 का भाग 132 में 3 बार गया, तो आर बराबर हो गया 21 मीटर। आर बराबर हो गया 21 मीटर, कैपिटल आर। स्मॉल आर की बात करेंगे तो आर बराबर हो गया 88 बटा 2 पाई, 88 बटा 2 पाई। तो यहां से आप बोलेंगे 22 बटा 7, तो 44 दूनी 88, तो स्मॉल आर हो गया 14 मीटर। ठीक है, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं। इसने कहा बड़ा वृत्त जो है उसकी परिधि 132 है, उसकी परिधि 132 है, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर बराबर 132, तो आर बराबर 21 निकल आएगी यहां से। और छोटे वृत्त की परिधि जो है वो 88 है, 88 है, तो इससे स्मॉल आर बराबर 14 मीटर निकल आएगा। अच्छा, आप ये याद भी रख सकते हैं, ये काफी बार आता है ये कि आर और परिधि 7 के गुणज काफी बार मिल जाते हैं। तो याद रखिए, जब 7 होता है तो परिधि होती है 44। तो अब इधर जो 7 के गुणज होंगे उतना ही 44 का गुणज उधर करते जाइएगा। जैसे अगर त्रिज्या 14 होती है, इसका दूसरा गुणज, तो ये 88 होती है, जो यहां भी पता लगा है आपको।
और अगर ये 21 होगी तो इसका तीसरा गुणज है तो इसका भी तीसरा गुणज होगा 132 जो उधर पता लगा है आपको। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं चाहे तो, और निकालना भी आपको मैंने बता दिया है। अब ये तो बात रह गई, हम लोगों ने आर और आर का मान निकाल लिया, पर हमसे पूछा तो एक्चुअली वलय है ना, वलय कह दो या रिंग कह दो। तो इसके लिए मैंने आपको वलय का एक सूत्र दे रखा है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। वलय बराबर क्या होता है, पाई दोनों त्रिज्याओं का योग और दोनों त्रिज्याओं का अंतर, ये मैंने आपको सूत्र दे रखा है। तो पाई तो कितना हो गया बताइए, 22/7। अब दोनों त्रिज्याओं का योग करेंगे तो 21 और 14 35, और दोनों त्रिज्याओं का अंतर करेंगे अगर तो 21 में से 14 गया तो 7, तो 7 से 7 खत्म हो गया। तो अगर 35 को आप 22 से गुणा करेंगे तो 770 मीटर स्क्वायर, ये आपके वलय का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, सारा मैंने बता दिया है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में धीरे धीरे इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वृत्त एवं एक अर्धवृत्त यदि एक वृत्त एवं एक अर्धवृत्त में से प्रत्येक की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। इसने बोला एक वृत्त और उसका अर्धवृत्त, माफ कीजिए, एक वृत्त और एक अर्धवृत्त, दोनों की ही त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो जब आप 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा ही है, दोनों की ही त्रिज्या 14 है। ठीक है, अब इसने बोला कि इनके परिमापों का अनुपात बताइए, तो बेटा उसकी परिधि तो क्या होगी 2πr, और इसकी परिधि क्या होगी πr + 2r। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है इसके बारे में कि भाई अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r होती है। पहले वीडियो में मैंने आपको अर्धवृत्त के बारे में समझाया है, देखना वहां। भाई ये तो हो गया πr और ये हो गया 2r। ठीक है, अब यहां से आप पाएंगे कि 2πr, और यहां आप पाएंगे कि r कॉमन ले सकते हैं। r कॉमन ले लिया तो यहां कौन बचा, पाई + 2 ही तो बचा, पाई + 2 ही तो बचा। ठीक है, तो r से r खत्म हो गया। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। देखिए इसमें कहीं भी आपको r की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कोई भी वृत्त हो, उसकी कोई भी वृत्त हो और कोई भी अर्धवृत्त हो, अगर वे समान त्रिज्या के हैं तो उनकी परिमितियों का अनुपात हमेशा यही होगा। क्या, इसको आगे देख लीजिए, 2 × 22/7 तो ये हो गया, और अनुपात 22/7 + 2 ये हो गया। तो इसको हल करेंगे तो ये 2 × 22/7, और इसको हल जब आप करेंगे तो 7 दूनी 14, और क्या 36/7 हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया, 4 से काटेंगे तो ये 11 बार कट गया, और ये 9 बार कट गया। तो इनकी परिधियों का अनुपात हो गया 11:9। ठीक है, अब एक बार वापस आप चेक कर लीजिए। इसने बोला एक वृत्त और एक अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 14 है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। तो मैं बोलूंगा बेटा इसका परिमाप तो होता है 2πr, और इसका परिमाप होता है πr + 2r। अगर मैं इसका r कॉमन ले लेता हूं तो यहां बच गया पाई और यहां बच गया 2, इस r से ये r खत्म हो गया। तो 2π का वैल्यू क्या हो गया, 2 × 22/7, और पाई + 2 का वैल्यू क्या हो गया 22/7 + 2। तो जब इसको हल करके लिखें तो 2 × 22/7, इसको हल करेंगे तो 36/7, 7 से 7 खत्म हो गया। ये 44 को 4 से काटे तो 11, इसको काटे तो 9, तो अनुपात आ गया 11:9। तो बहुत आराम से और आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इससे अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग चलेंगे।
ठीक है, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में ये कह रहा है एक वृत्त जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है, बड़ा सरल प्रश्न है। एक वृत्त है जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है, 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेटा एक तो सीधी सीधी बात ही कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि परिमाप 44 का जितना गुणा होगा त्रिज्या, परिमाप 44 का जितना गुणा होगा त्रिज्या 7 की उतनी ही गुणा होगी। तो ये 44 का 2 गुना है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी। फिर भी आप हल कर लीजिए तो आप बोलेंगे 2 पाई आर बराबर 88, तो आर बराबर क्या हो गया 88 बटा 2 पाई, तो 2 गुणा 22 और बटा 7 चला गया ऊपर, तो 44 दूनी 88, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा? आर बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। 14 सेंटीमीटर आ गया। अभी अगर आप क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 22 बटा 7। अब बताइए इसका आर कितना है? 14 और दोबारा 14, और आप इनको गुणा कर लेंगे। जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी चेक कर लीजिए, 56 और 56 बिल्कुल 616 ही आएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। सारे प्रश्न आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर पहुंचाइए। इससे बढ़िया नोट्स आपके क्लास में भी तैयार नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं। ये पर्याप्त समय है, इस समय को सदुपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया करो। ठीक है, क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, ये कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 4:5 में है। अच्छा प्रश्न है, देखना 4:5 में है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, देखना कैसे करें। इसने कहा दो वृत्तों की त्रिज्या 4:5 में है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का कितना प्रतिशत है। आज की क्लास में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अगली क्लास में वो त्रिज्या खंड वृत्त खंड पर जो प्रश्न बनेंगे ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसने कहा त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है। तो बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आप जवाब दे सकते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, और मैंने आपको बताया दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। तो अगर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि त्रिज्या और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। अब इसने बोला पहले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 16 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 25 का कितना प्रतिशत है। तो यहां से मैं बोलूंगा 64% है। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न समाप्त हुए। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। ये कह रहा है यदि एक वृत्तीय खेत का क्षेत्रफल आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई, आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई
14:11 में है, 14:11 में है, एवं परिमाप 100 मीटर है। तो वृत्तीय खेत का व्यास क्या है? वृत्तीय खेत का व्यास क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। इसने कहा दो खेत हैं, एक वृत्तीय खेत है और एक आयताकार खेत है, और इनके क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। मैं लिखता हूं, आयत मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो प्रश्न समझ में आ जाएगा आपके। आयताकार खेत जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है, तो मैं 14x और 11x लिखूंगा इसे। और जो वृत्तीय खेत है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, साथ ही आपको बोला कि इसका परिमाप 100 मीटर है। आप बताइए, अगर इसकी चारों भुजाओं का योग 100 मीटर है तो क्या इसकी दो भुजाओं का योग 50 मीटर होना चाहिए क्या? भैया इसका परिमाप 100 मीटर बताया है, तो चारों भुजाओं का योग 100 मीटर है, तो क्या दो भुजाओं का योग 50 मीटर होना चाहिए क्या? 50 मीटर होना चाहिए। तो यहां से मैं बोलूंगा कि 25x लंबाई और चौड़ाई का योग बराबर 50 मीटर हो गया, और यहीं से मुझे पता लगेगा कि x बराबर 2 मीटर होता है। ठीक है, अब बेटा x बराबर 2 मीटर हो गया, तो क्या ये भुजा जो है ये 28 हो गई क्या? और क्या ये जो भुजा है ये 22 हो गई क्या? तो इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से 28 गुणा 22 हो गया क्या? आराम से आप सोच लीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि इसका परिमाप अगर 100 मीटर है तो इसकी दो भुजाओं का योग 50 मीटर होगा, और दो भुजाओं का योग यूं 25x हो रहा है, तो 25x बराबर 50 मीटर, x बराबर 2 मीटर आ गया। तो 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 28 गुणा 22। और अभी अभी आपको पता लगा था कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर उसका क्षेत्रफल 28 गुणा 22 है तो इसका क्षेत्रफल भी 28 गुणा 22 है। 28 गुणा 22 है, तो मैं यहां से बोलूंगा पाई आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 22। इसका एरिया भी वही होगा, तो इसको मैं पाई को अगर 22/7 लिख देता हूं तो आप पाएंगे कि 22 से 22 खत्म हो गया, और आर स्क्वायर बराबर हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 7, 28 को लिख लिया, और ये 7 यहां आ गया। आप आराम से देख लीजिए मैंने क्या बोला, पाई आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 22 है। पाई को मैंने 22/7 लिखा, तो 22 से 22 खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया कि ये 7 भी इधर चला जाए, तो मैंने 28 को तोड़ लिया, 2 गुणा 2 गुणा 7, और ये एक 7 यहां से आ गया था इधर। तो आर बराबर कितना हो गया बेटा? आर बराबर हो गया 2 गुणा 7, वर्गमूल कर लिया, तो आर बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या प्रश्न है। इसने कहा एक वृत्तीय खेत है और एक आयताकार खेत है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। फिर इसने विवरण दे रखे हैं आयताकार खेत के और पूछ रहा है वृत्ताकार खेत के बारे में। तो आयताकार खेत के बारे में इसने बोला कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है, तो मैंने बोला इसका मतलब दो भुजाओं का योग 25x हो गया। इसने परिमाप 100 बताया, इसका मतलब दो भुजाओं का योग 50 हो गया, तो x बराबर 2 यूनिट आ गया, तो ये 28 और ये 22 हो गया। x की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो 28 और 22 हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल 28 गुणा 22 हो गया। और याद रखिए चूंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका 28 गुणा 22 है, तो इसका भी 28 गुणा 22 हो गया, और पाई आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 22 हो गया। माफ कीजिए, तो ये तो त्रिज्या का मान आ गया है। इसने पूछा है आपसे व्यास, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुल मिलाकर 15 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, और वापस मैं अपनी बात दोहराऊंगा, इनका फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब कॉपी में रेगुलर आप अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनको नोट करें और खूब हल करें। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 10वें प्रश्न पर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को n से कम कर दिया जाए, n से कम कर दिया जाए, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, वो भी बढ़िया प्रश्न है।
अभी तक के प्रश्नों में सबसे बढ़िया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें। और बेटा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी हम लोगों को दे रखे हैं, वे हैं √2 n बाई √2 - 1, b √3n बाई √4 - 1, c √4n बाई √2 - 1, और d √2n बाई √4 - 1। ठीक है, तो बहुत जोरदार प्रश्न है। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने चीजों को ध्यान से सुना है, तो मुश्किल प्रश्न भी आपके लिए बिल्कुल सरल होगा। देखिएगा ये क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या को n से कम कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, मान लो दो वृत्त हैं, तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर त्रिज्या से छेड़छाड़ करोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। आधा हो जाने का मतलब जो 2 था वो 1 हो गया। तो पहले वाले वृत्त में और नए वृत्त के क्षेत्रफल में 2:1 का अनुपात हो गया। और आप बताइए जब क्षेत्रफल में 2:1 का अनुपात हो गया तो क्या उनकी त्रिज्याओं में √2:1 का अनुपात हो गया क्या? भैया मैंने पहले ही कह रखा है कि त्रिज्याओं का जो भी अनुपात होता है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए उसका वर्ग करते हैं। तो क्षेत्रफल से जब आप त्रिज्याएं निकालेंगे तो वर्गमूल कर देंगे। तो क्या ये √2:1 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो बेटा अब ये छोटा सा प्रश्न है कि दोनों की त्रिज्याओं में √2:1 का फर्क है, √2:1 में है, और उन त्रिज्याओं को, उस त्रिज्या को n से कम किया है। तो एक चीज आपने हमेशा से सीख रखी होगी कि जो दे रखा है उसमें उसी का भाग दे दें और जो पूछे उससे गुणा कर दें। तो बेटा इसने बोला n कम किया है, तो आप बोलोगे कितना कम किया है? कम मतलब अंतर। तो कितना कम किया? √2 - 1 कम किया है। और फिर इसने बोला त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या कितनी थी? √2 थी। तो ये आपका उत्तर आ गया √2n बटा √2 - 1। दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनो। इसने बोला क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो पहले अगर क्षेत्रफल 2 था तो अब 1 हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या में क्या फर्क पड़ा होगा? पहले त्रिज्या √2 थी तो अब 1 है। तो त्रिज्या कितनी कम हो गई? √2 - 1 कम हो गई ना। और वैसे कितनी कम हुई? n कम हुई। तो मैं बोलूंगा कि n कम हुई में √2 - 1 कम हुई का भाग देंगे, जो दे रखा है उसमें उसी का भाग देंगे। और त्रिज्या पूछ रहा है, ये तो हम विचार ही कर रहे हैं इस पर। त्रिज्या तो यही है ना, इधर वाली त्रिज्या पूछ रहा है, इधर तो हम विचार ही कर रहे हैं कि ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। तो त्रिज्या √2 है फिलहाल, तो √2 से गुणा कर देंगे। ये क्या नियम है? जो दिया गया अनुपात में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जो दिया गया उसमें उसका भाग देंगे, जो पूछे उससे गुणा करेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप दोबारा भी देखिएगा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। ठीक है, किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। ग्यारह किलोमीटर चलने में उसे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे? उसे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो बेटा चक्करों का कंसेप्ट भी मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि जब भी आपसे चक्करों की संख्या पूछे, चक्करों की संख्या पूछे, आपको बहुत छोटा सा काम करना है। ऊपर तो लिखना है कुल दूरी और नीचे आपको लिखना है परिधि। मतलब ऊपर तो आपको लिखना है कुल कितना दूर गए और नीचे आपको लिखना है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है।
इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, जो मैं बाद में देख लूंगा। पहले कुल दूरी में लिख देता हूं 11 किलोमीटर है, और परिधि जो है वो 2 गुणा 22/7 गुणा 1.75 मीटर है। तो बेटा ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इसमें सुधार अपेक्षित है। तो मैं इस किलोमीटर को जब मीटर में लिखना चाहूंगा तो इस पर 3 जीरो और लगा दूंगा, ये मीटर हो गया। मैं जब इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये मीटर हो गया। ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से हल कर लेते हैं, तो बेटा 22 5 110 हो गए, हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 7 175, 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा 1000। तो आप बोलेंगे कितने चक्कर लगेंगे, 1000 चक्कर लगेंगे। देन नथिंग टू डू बेटा, अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने चक्कर लगाएंगे तो ये सूत्र याद होना चाहिए, और एक ये बात याद रखना कि दोनों की इकाइयां बराबर होनी चाहिए, कहीं वो किलोमीटर में रखा रह जाए ये मीटर में हो जाए। तो इस तरह का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ऐसी सामान्य गलतियां ही तो आप करते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं, देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेमी है, तो 924 मीटर चलने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो बेटा इस बार आप सब बताओ, प्रश्न नंबर 12 की बात कर रहे हैं अब हम। इसने कहा किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, तो 924 मीटर चलने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो आप बताओ कि 924 मीटर जाना है उसको, तो कुल दूरी तो ये हो गई, और परिधि क्या 2 गुणा 22/7 का 7 ऊपर चला गया, और गुणा आर कितना है 21 सेमी है। तो अब बेटा ये सेमी वो मीटर है, तो क्या उसके 2 जीरो लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो यहां से मैं 44 से काट रहा हूं, 44 दूनी 88, 4 बच गए, 44 से कम 44, ठीक है। 21 बार कट गया, 21 से ये 21 खत्म हो गया, तो 7 और 2 जीरो बचे, तो कितने चक्कर लग गए बेटा 700 चक्कर लग गए। बड़े आराम से जवाब दिया जा सकता है। 12 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। तेरहवां ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। इसने कहा 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ये लीजिए। इसके अंदर जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है वो ये होगा, और बेटा इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 28 है तो क्या इस वृत्त का व्यास भी 28 हो गया क्या? और जिस वृत्त का व्यास 28 हो गया, क्या उसकी त्रिज्या 14 हो गई क्या? तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा 14 हो गया क्या? तो यहां से इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 13 प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये प्रश्न खत्म हो गए हैं, अभी हम लोग एक क्लास और लेंगे। 14वें प्रश्न से हम लोग अगली क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। वृत्त के जो छोटे छोटे से प्रश्न थे वो मैंने आपको इस क्लास में समझा दिए हैं, और कुछ बड़े जो प्रश्न होंगे वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। पर याद रखिए बेटा, अगर आपको वृत्त को पढ़ना है तो पहले उसका कंसेप्ट समझना चाहिए। तो इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं पहले आप आराम से उनको देखिए,
जब वो अच्छे से समझ में आ जाए तो ये प्रश्न अभ्यास कीजिए, अपने उत्तर इससे चेक करके देखिए, नहीं आए तो उन्हें समझने का प्रयास करिए, दोबारा देखिए। मेरे लायक कोई और सुझाव अगर आपके पास है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगली क्लास के साथ मिलेंगे।